गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावर, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ईवीएस यानी पर्यावरण विज्ञान पढ़ा रही हूँ। और पर्यावरण विज्ञान में हमने कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और सभी नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ही चल रहे हैं। और प्राकृतिक संसाधन में ही जो आज का टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज। यानी ऊर्जा जो है वो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है और वो मनुष्य के लिए कहाँ कहाँ काम में आती है और ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं और व्यक्ति जो है वो शुरू से किन किन रिसोर्सेज से ऊर्जा को प्राप्त करता आया है और ऊर्जा किस कार्य के लिए आती है। तो पृथ्वी पर कोई सा भी जीव हो, भले ही वो वनस्पति हो, भले ही वो मनुष्य हो, मानव हो, जीव हो, जंतु हो या फिर सूक्ष्म जीव हो, कोई से भी प्रकार के जो जीव होते हैं पृथ्वी के ऊपर, वो अपनी जैविक क्रियाओं के लिए मतलब उनकी जो पूरे दिन भर की जो क्रियाएं होती हैं उन जैविक क्रियाओं के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसीलिए वो ऊर्जा जो है वो ऊर्जा संसाधनों के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट यानी बहुत ही एक बुद्धिमान प्राणी है। तो मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण वो ऊर्जा को खुद के सर्वाइवल के लिए तो यूज करता ही है। मतलब वो अपने जीवन जीने के लिए, उसको जीवन जीना है, उसको अपने सारी पूरे दिन भर की जैविक क्रियाएं करनी है, उसके लिए उसको ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा वो लेता ही है, मतलब उसको जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। लेकिन वो इंटेलिजेंट होता है, इसलिए वो अपने आराम के लिए और लग्जूरियस लाइफ के लिए भी, कंफर्ट और अपने बहुत ही जो एक लेविश एक लाइफ होनी चाहिए कि उसमें उनको टीवी भी चाहिए, एसी भी चाहिए, सब तरह की मशीनें भी चाहिए। तो मतलब एक सिंपल पंखे में भी एक व्यक्ति रह सकता है, लेकिन एक लग्जूरियस लाइफ के लिए बहुत सारी मशीनरी की जरूरत होती है और सारी मशीनरी जो है वो ऊर्जा यानी एनर्जी को रिक्वायर करती है। इसलिए चूंकि मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, वो ऊर्जा को अपने सर्वाइवल के लिए भी यूज करता है और दूसरा वो कंफर्ट और लग्जूरियस लाइफ के लिए भी यूज करता है। अब हम देखेंगे कि बहुत पुराने समय में किस तरह से एनर्जी जो है वो कितनी यूज होती थी और आज के समय में जो है वो ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है। तो हमने उसका टॉपिक का नाम दिया है कि ग्रोइंग एनर्जी नीड्स यानी ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताएं। ऊर्जा की जो है वो पुराने समय से आज तक आवश्यकताएं बढ़ती ही जा रही हैं। पुराने समय में जो व्यक्ति था, जो आदि मानव था, उसको स्वयं को जीवित रखने के लिए कोई भी तरह की ऊर्जा चाहिए, भले उसको खाना चाहिए, भले उसको एक जगह से दूसरी जगह यातायात चाहिए या ईंधन चाहिए, तो वो डिपेंड करता था, उसका पूरा जो पूरे दिन भर की जो क्रियाएं थी वो दूसरों पे डिपेंडिंग थी, दूसरों पे वो निर्भर था। अगर ईंधन चाहिए तो वो लकड़ी लेता था, या फिर उसको खाना चाहिए तो फल फूल लेता था, या यातायात चाहिए तो आप गाय बैल गधा घोड़ा इसके ऊपर सवारी करके ऊंट पे, हाथी पे। तो मतलब किसी भी चीज के लिए आदि मानव को जो ऊर्जा चाहिए होती थी वो ऊर्जा वो दूसरे जीवों पर उस पर निर्भर करती थी, भले वो खाद्य ऊर्जा है, यातायात के लिए है या ईंधन के लिए। और वो जो व्यक्ति जो आदि मानव था पुराने समय में, वो उसको जितनी भी ऊर्जा की जरूरत होती थी वो रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उससे वो पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य जो है वो उसमें बौद्धिक विकास बढ़ता गया, उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ती गई, उसमें पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या के साथ साथ में उसमें सिविलाइजेशन मतलब मानव सभ्यता भी बढ़ती जा रही है। मतलब पहले कैसे कपड़े पहनते थे, फिर बाद में कैसे पहनने लगे, आज कैसे पहनते हैं, पहले कैसे खाते थे, बाद में कैसे पकाते थे और खाते थे, आज कैसे खाते हैं। तो हर चीज में जो है वो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता बढ़ती जा रही है। तो
मनुष्य जैसे जैसे उसमें बौद्धिक विकास हुआ, मनुष्य में जैसे जैसे जनसंख्या का इंक्रीज मतलब वो बढ़ती गई या फिर मानव सभ्यता बढ़ती गई, सभी कारणों से ऊर्जा का जो रिक्वायरमेंट है, जो ऊर्जा की आवश्यकता है, वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है पुराने समय से अब तक। पुराने समय में लकड़ी का यूज होता था ऊर्जा के लिए, तो फिर जो लकड़ी में बहुत कम पड़ने लगी या फिर उनको लगा कि लकड़ी जो है वो उस पर भार ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने एक इजाद किया कि पशुओं के गोबर को भी हम यूज़ कर सकते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ईंधन के लिए, किसी और चीज़ के लिए। तो उन्होंने पशुओं के, गाय बैल बकरी भैंस, इन सब के गोबर को, मैन्योर को भी यूज करा उन्होंने लकड़ी की जगह ऊर्जा के लिए। फिर 1830 में यूरोप में, अमेरिका में, वहां कुछ कोयले के भंडारों का पता चला और इतने कोयले के भंडार थे वहां कि लकड़ी को जब यूज करते थे तो लकड़ी की जगह कोयले ने ले ली, मतलब कोयले से ऊर्जा प्राप्त होने लगी और उससे लोगों को ऊर्जा, मतलब कोयले से लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करनी शुरू कर दी। तो 1850 के बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक क्रांति आई, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट निरंतर बढ़ती जा रही है और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ी हुई है। और पुराने समय से अब तक वर्तमान काल तक के जो समय है उनको इन्होंने ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार इन्होंने 5 कालों में विभाजित, डिवाइड किया है। जैसे पहला काल जो है वो इन्होंने कहा है असीमित भंडार काल, यानी 1850 से 1925 का जो समय था उसे हम असीमित भंडार काल कहते हैं। असीमित भंडार काल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय असीमित ऊर्जा के स्रोत थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अंधाधुंध लोग दोहन कर रहे थे, उनको लग रहा था कि कभी खत्म ही नहीं होगा, तो खूब उन्होंने यूज किया, कोई संरक्षण पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज जो है वो परिस्थिति खराब हो गई। तो ये पहला काल था। दूसरा जो काल है वो है 1925 से 1950 का काल, जिसे कि आत्मनिर्भरता काल कहा गया। आत्मनिर्भरता काल में ये था कि युद्ध के समय, युद्ध के बाद और जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर बढ़ रहा है, इन सभी के कारण ऊर्जा जो है उसका रिक्वायरमेंट, ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। तो ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उन्होंने इसको आत्मनिर्भर बनाने पे बल दिया कि आत्मनिर्भर बने, मतलब जो चीज जितनी है उसको हमको उतना यूज करना है, अंधाधुंध दोहन नहीं करना है। तो आत्मनिर्भरता काल उन्होंने इसको कहा। तीसरा जो समय आया वो है पर्यावरण क्षति काल और वो है 1950 से 1960। जब 1950 से 1960 का समय था तो उस समय तक लोगों ने इतना ज़्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इतना ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया क्योंकि उस वक्त तक औद्योगिक क्रांति भी आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया था और नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन भी हो रहा था। मतलब लोग गांव से शहर में बस रहे थे, शहरों को सुंदर बना रहे थे, शहरों को बड़ा बना रहे थे, पक्का बना रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो नगरीकरण और औद्योगिक क्रांति हुई, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उस समय जब ऊर्जा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया तो उस समय पर्यावरण की क्षति हुई, पर्यावरण में मतलब एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन हुआ और पर्यावरण की जो क्षति है वो नेचुरल रिसोर्सेज खोने के कारण हुई। जितने प्राकृतिक रिसोर्सेज थे वो कम होते गए, इसलिए इसको पर्यावरण क्षति काल कहा गया।
फिर जो चौथा काल है उसे हम कहते हैं जन चेतना काल। वो है 1960 के बाद का समय। 1960 के बाद के समय को जन चेतना काल इसलिए कहा क्योंकि अब तक इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जा चुका था, मनुष्य के द्वारा अति दोहन किया जा चुका था कि प्रकृति में इम्बैलेंस हो गया। मतलब प्रकृति असंतुलित हो गई। कई तरीके से, बारिश की वजह से, सर्दी गर्मी, मतलब सारे जो मौसम जो हैं वो थोड़े कम या ज़्यादा या देर से या जल्दी आने लगे, बारिश कम या ज़्यादा होने लगी, या फिर जो वेजिटेशन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, या फिर जो जीव की प्रकृति, मतलब जीव जो उत्पन्न होते थे कि कई तरह के जीव जो हैं वो खत्म होने लगे। तो इस तरह से अति दोहन से प्रकृति में इम्बैलेंस हो गया। जब प्रकृति में इम्बैलेंस हुआ तो लोगों को ये संकट महसूस हुआ कि भाई प्रकृति जो है वो उसमें मुश्किल हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो इस संकट से हटाने के लिए, इस संकट से उभारने के लिए कई सारी नीतियां बनाई गई, सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई गई, नॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब गैर सरकारी महकमे भी उसमें काम करने लगे। और इन सब ने मिलकर एक ऐसा प्रयास किया कि जन चेतना जागृत हो। जन यानी पब्लिक, चेतना यानी अवेयरनेस। यानी पब्लिक अवेयरनेस अगर होगी, पब्लिक में अगर ये अवेयरनेस है कि आपको प्राकृतिक संसाधन ज्यादा यूज नहीं करना है, जितना आपको चाहिए, जितना आपको नीड है उतना ले लो, लग्जूरियस के लिए यूज ना करो, उसको आप रहने दो, जिससे कि आगे के समय, जो आगे की हमारी पीढ़ियां आ रही हैं, तो हमें तब उसका यूज करना पड़ेगा। तो जन चेतना काल 1960 के बाद में लोगों ने शुरू किया। उसके बाद में जो पांचवा काल है वो है वर्तमान काल, जो आज का समय है। आज के समय में भी ऊर्जा संसाधन बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ऊर्जा संसाधन कम पड़ रहे हैं और इसके संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। इसलिए लोग ऊर्जा के उत्पादन पे भी ध्यान देते हैं और ऊर्जा को किस तरह से संरक्षित किया जा सके, किस तरह से सीमित रिसोर्सेज में भी हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, ये सब भी हो रहा है वर्तमान काल में। क्यों? क्योंकि आज का जो युग है, अब ये तो नहीं कि हम प्रिमिटिव टाइम पे चले जाएं कि भाई पहले जैसे कपड़े, पहले जैसे रहना, वो सब तो नहीं हो पाएगा। वर्तमान काल में या तो हम इसी तरह से रहेंगे या फिर हम इससे ज्यादा ऊपर ही जाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि आधुनिक जो है काल वो आधुनिक विकास का समय है, और जब आधुनिक विकास हो रहा है तो ऊर्जा की जरूरत होती है, और आधुनिक विकास में जो ऊर्जा की जरूरत है वो हमको बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीजों में कम करके जहां ज्यादा जरूरत है वहां ऊर्जा डालनी पड़ेगी। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है हमको? कोयले से प्राप्त हो रही है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हो रही है, या फिर आणविक या जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त हो रही है, या खनिज तेल से प्राप्त हो रही है। तो ये जो चीजें हैं ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इनको वर्तमान काल में आधुनिक विकास के लिए इनको संरक्षित रखना चाहिए और आधुनिक विकास में इन सब चीजों से योगदान देना चाहिए। तो इस तरह से ऊर्जा संसाधन में जो ये है पुराने समय से अब तक जो है वो इतने काल है, और जो ऊर्जा संसाधन है वो हमारे मनुष्य के जीने के लिए, और मतलब फॉर सर्वाइवल, और उसको आराम देने के लिए, उसके पूरे जीवन को, शरीर को कंफर्ट के लिए और लग्जूरियस लाइफ के लिए ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। आज का टॉपिक यहीं तक है। इसके नेक्स्ट हम ऊर्जा संसाधन को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।